ज़्यादा आसान है। पाई का फॉर्मूला ये है। एग्जैक्टली। नेशनल मीन्स का मेरिट एग्ज़ाम 2022 इस परीक्षा के अंतर्गत तैयारी के अंतर्गत जो 2022 में जो पेपर हुआ था उस पेपर में जो गणित विषय में 20 प्रश्न पूछे गए थे उनको विस्तृत रूप से यहाँ पर हल करवाया जा रहा है, जिसके आधार पर अन्य सवालों को करेंगे और तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। तो इसी क्रम में जो पहला सवाल था 71 नंबर पे जो आया था, और इस बार भी पेपर ऐसा ही तुमको इतने ही 20 प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो पहला सवाल दिए गए चित्र का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ इस चित्र को अगर हम देखें तो इस चित्र में जो आकृति बनी है तो यहाँ हमको क्षेत्रमिति का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ जो आकृति है तो इसमें देखा जाए तो ऊपर एक दो त्रिभुज के आकार है, और इस आकृति को हम इस प्रकार से अगर बनाना चाहें तो ये ऐसी बन सकती है। तो इसमें इसकी त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, और ये कुल 17 है। तो मतलब ये 7 तो ये हो गया, तो ये ऊपर का बचा 10। तो यहाँ इस आकृति का अगर हम देखें तो सवाल इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ आकृति का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये एक अर्धवृत्त है। तो यहाँ पे एक अर्धवृत्त हो गया का क्षेत्रफल धन, यहाँ पर ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला, तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो हम इसको लिख सकते हैं धन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम देखें इसमें तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर का वर्ग धन दो गुणित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई।
तो इस क्षेत्रफल में, इस सूत्र में अगर हम मान रखते हैं तो 1/2 पाई का मान 22/7 होता है, और r त्रिज्या यहाँ पर जो सवाल में दी गई वो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 हो गई, तो 7 का वर्ग धन, यहाँ ये 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ आधार है, इसका आधार, एक त्रिभुज का आधार ये 7 है और ये समकोण बनेगा यहाँ, तो ये 7 आधार है, ऊंचाई उसकी 10 हो जाएगी, तो आधार में आ गया 7 और ऊंचाई हो गई इसकी 10। इस प्रकार अगर हम देखें, इसको हल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है, तो ये 7 का वर्ग है, मतलब एक साथ यहाँ इससे सरल कर दें तो ये कट गया, ये 2 से 22 11 बार कट जाएगा, तो एक 7 बचा, तो 11 7 77 और यहाँ पे 7 दाम 70। तो इस प्रकार से अगर दोनों को जोड़ें तो इसका जो 147 सेंटीमीटर वर्ग, ये इसका क्षेत्रफल होगा, अर्थात इसका जो उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा इसमें 147 सेंटीमीटर का वर्ग, डी ऑप्शन में दिया है इसलिए इसका डी जो सही उत्तर होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न क्रमांक 72 में, तो ये दिया गया है 72 नंबर के प्रश्न में ऋण 4/3 ऋण 1/3, इसको हमको हल करना है। तो जब इस प्रकार के यहाँ हर समान है दोनों के, तो समान हर वाली संख्याओं को जोड़ना बहुत आसान होता है। तो इसमें इनका दोनों का लघुत्तम समापन 3 होगा, यहाँ पर ऋण 4 है तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और ये 1 का 1, तो यहाँ अगर इसको घटाया जाए तो 4 में 1 घटेगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह असमान है, तो समान चिन्ह वाली संख्या आपस में घटती है, तो ऋण 3/3 होगा। 3 अगर सरल किया जाए तो ये उत्तर इसका ऋण 1 आ जाएगा, तो अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा, सही विकल्प जो होगा ऋण 1 मतलब ए वाला, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम 73 नंबर के प्रश्न में देखें, तो प्रश्न क्रमांक 73 में यहाँ पर जो दिया गया है कि वृत्त के संदर्भ में पाई का मान होगा, तो वृत्त के संदर्भ में पाई का मान, तो पाई का जो मान होता है वह होता है परिधि बटे व्यास, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी वाला इसका उत्तर सही होगा। 73 का परिधि बटे व्यास, ये इसमें एक अनुपात होता है, हर वृत्त के लिए निश्चित होता है, इसी को हम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 74 के हल में हम देखें तो यहाँ पर ये दिया गया है कि x का वर्ग धन x धन 1/4 के गुणनखंड, तो इसके जो गुणनखंड होंगे, तो यहाँ हमको सर्व समीकाएँ जो है उनका ज्ञान होना चाहिए। तीनों जो सर्व समीकाएँ हैं, तो उसके सर्व समीका के आधार पर अगर देखें तो यहाँ a का वर्ग और ये b का वर्ग है, तो a का वर्ग मतलब x, और यहाँ पर इसको हम चाहो तो ये a का वर्ग मतलब इस प्रकार से अगर लिखें तो ये a का मान x हो जाएगा, और आखिरी में जो 4 1/4 है तो इसको हम 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो ये a वर्ग हो गया और b वर्ग हो गया, और बीच में 2a भी आता है, तो अर्थात ये जो इसका सरलतम जो संक्षिप्त रूप होगा या गुणनखंड के रूप में होगा, तो a धन b का वर्ग मतलब x धन 1/2 का वर्ग, ये इसका सर्व समीकरण के आधार पर ये बन जाएगा। तो इसके जो 2 गुणनखंड होंगे, तो अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है सही वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम यहाँ 5वें सवाल में देखते हैं, तो 5वें सवाल में दिया गया है कि 10 परिणामों की माध्य की गणना करने पर 40 प्राप्त हुआ, तो 10 मानों की गणना करने पर, मतलब ऐसा मान लें कि माध्य 40 है, तो माध्य क्या होता है, मानों का योगफल बटे मानों की संख्या। माध्य का जो सूत्र होता है, हमको ये माध्य का सूत्र पता होना चाहिए, तो जो सूत्र आवश्यक है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल देंगे। तो माध्य बराबर होता है, माध्य का सूत्र जो होता है, माध्य बराबर मानों का योगफल बटे मानों की कुल संख्या या मानों की संख्या, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पर हम देखें कि यहाँ कुल कितने 10 परिणामों के माध्य की गणना 40 प्राप्त हुआ, तो माध्य 40 मिला है, मतलब ये जो मानों का योगफल कितना होगा, तो मानों का योगफल बराबर हो जाएगा तो माध्य गुणित मानों की संख्या, तो माध्य कितना है 10, माध्य मानों की संख्या 10 है, 10 परिणाम है इसलिए, और माध्य है 40, तो मतलब इसमें कुल जो मान है या कुल होंगे 400। अब सवाल के अनुसार ये दिया गया
परंतु पुनरीक्षण के दौरान पता चला कि 45 की जगह 15 लिख दिया है। तो 45 की जगह 15 अगर लिख दिया गया है तो हम इसको सही मान जो निकालेंगे तो सही मान या सही योग जो होगा, मानों का योग जो होगा क्या होना चाहिए, 400 था, पर इसमें कुछ गलत मान है। तो गलत कौन सा है, 45 की जगह 15 लिख दिया गया है, मतलब 45 सही मान था और गलत मान 15 है, तो ऋण 15 कर दें इसमें, और 45 सही था, इसको जोड़ दें, तो गलत मान को घटा दिया और सही मान को जोड़ दिया, तो जो सही योग जो निकलेगा, तो अगर इसको हम देखेंगे तो 45 में से 15 घटाएं तो 30 बचता, तो ये कुल मिला के 430 हो गया। तो अब जो सही योग है वो 430 हो गया। तो इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य में हमको मानों का योगफल 430 है और मानों की संख्या तो 10 पहले भी थी और अभी भी है, तो इसका अगर हम भाग दें तो ये 43 आ जाएगा। तो यहाँ इसके आधार पर इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसमें कौन सा उत्तर या सही विकल्प कौन सा आ जाएगा, तो 43 मतलब बी वाला, तो इसका सही उत्तर बी होगा। तो इस प्रकार से हम सवालों को सूत्र के आधार पर हल करके और अच्छे से समझ सकते हैं।